हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट टू चार्जेस जो कि 5 इंटू 10⁻8 और -3 इंटू 10⁻8, दो चार्जेस आपको गिवन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके बीच में सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा वो पॉइंट का लोकेशन बताओ जहां पे जो इनका पोटेंशियल हो जाए वो जीरो हो जाए। भाई एक पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो आपको ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और बाकी टेक द पोटेंशियल एट इनफिनिटी टू बी जीरो, ये इसलिए कि हमने जो डेरिवेशन में जीरो लेके जो हमने किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का डेफिनेशन निकाला था, हम उसी को यूज कर सकते हैं ना। हमने जब डेरिवेशन करा था पॉइंट चार्ज के लिए तो भी तो हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो माना था, तो उस के फॉर्मूले को यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो 5 है और 3 है। हाँ, सो देखिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्जेस है, 5 इंटू 10⁻8 और दूसरा है -3 इंटू 10⁻8, और इनके बीच में जो सेपरेशन दे रखा है, इट इज गिवन टू यू। ठीक है, ये जो सेपरेशन दे रखा है इट इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जीरो है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहाँ से है x, इस पॉइंट का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में मान लेते हैं 16 - x हो जाएगा। सब कुछ अगर सेंटीमीटर में डील करेंगे तो ये हो जाएगा 16 - x। अब पोटेंशियल लिखते हैं जरा इस पॉइंट पे, इस प्लस चार्ज की वजह से, मान है ना, प्लस चार्ज की वजह से जब आप पोटेंशियल लिखोगे तो क्या लिखोगे, अभी मैं इसको Q1 और Q2 से डिनोट कर देता हूँ ना। जब आप प्लस वाले की वजह से पोटेंशियल लिखोगे तो लिखोगे Q1 या Q प्लस वाला अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, कि पॉइंट का डिस्टेंस तो कितना है, x है। सेम अगर हम नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से लिखेंगे तो मैं लिखूंगा माइनस, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये चार्ज है ना, नेगेटिव साइन इसलिए बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 16 - x। टोटल पोटेंशियल जीरो होना है, दैट मीन्स v प्लस प्लस वी माइनस ये जीरो होना चाहिए। तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ से मैं लिखूंगा q प्लस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस q माइनस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 - x, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से अगर हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर दें तो उधर जाके तो वैसे भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाना है। सो फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ दैट q प्लस अपॉन x माइनस q माइनस अपॉन 16 - x, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अब वैल्यू पुट करते हैं ना, सो यहाँ पे सो x प्लस की जगह क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन, सॉरी क्यू प्लस की जगह, और x तो निकालना है तो ये x हो गया, और ये सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करा है। और नेगेटिव चार्ज इसको इधर कर दूंगा ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं q प्लस अपॉन एक्स, ये माइनस है इधर जाके प्लस में हो जाएगा q माइनस अपॉन 16 - x। तो ये एक्सप्रेशन बना फाइनल, इसी को यूज करेंगे इंटू इक्वल टू 3 इंटू, अब ये खाली मैग्नीट्यूड था ना, अपॉन 16 - x। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लो। सो अगर हम देखें तो ये 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल हो सकता है, और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 5/x इज इक्वल टू 3/16 - x। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 80x माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से ये इधर आ गया प्लस में, तो 8x इक्वल टू 80, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, x हो गया 10 सेंटीमीटर। सो ये पॉइंट हुआ। बाकी यहाँ पे एक और पॉइंट और हम निकाल सकते हैं, है ना, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ ना, जरा ये बात ध्यान से लेना। तो सेम है ना, ये है 5 इंटू 10⁻⁻8, और ये यहाँ पर है -3 इंटू 10⁻⁻8।
अब देखो, एक तो बीच में हमने बीच के रीजन में ऐसा पॉइंट निकाल दिया, देखो इधर तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, इधर तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है जहां पे पोटेंशियल जीरो, क्योंकि ज्यादा चार्ज से जो इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, 5 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है 3 वाले से, तो इसके तो इससे तो दूर ही होगा, तो यहाँ पे भी एक चांस है कि यहाँ पे भी आपको कोई पॉइंट मिल सकता है जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, अलॉन्ग दिस लाइन ओनली, लाइन इसी को ज्वाइन करते हुए। ओके, लाइन इसी को ज्वाइन करते हुए, बट ऊपर की तरफ भी, इस साइड भी हमें एक पॉइंट में से मिल सकता है। ओके, सो अब जरा मैं बाकी चाहो तो मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ ना, ये, सो ये लाइन है ना, एक चार्ज दे रहा, एक चार्ज दे रहा, और ये पॉइंट है जहां पे हमें वी आर इंटरेस्टेड टू सेट द पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। सो अब देखो, मान लेते हैं इस वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस है एक्स, तो इस वाले चार्ज से कितना हो जाएगा भाई, ये तो 16 है, ये तो कितना है 60। अब अगर मैं सेम तरीके से लिखूंगा, अब देखो यहां से डायरेक्ट यूज करते हैं ना ये वाली चीज, भाई ये सिचुएशन तो सेम आएगी ना, पर खाली डिस्टेंस चेंज आएंगे, ये यहाँ तक रिजल्ट तो सेम आएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा या फिर कुछ इस तरीके का आ जाएगा, बस सिचुएशन बदल जाएगी। नीचे क्या है, इसे क्यू प्लस है, तो नीचे लिखना है प्लस क्यू चार्ज से उसका डिस्टेंस, और ऐसे क्यू माइनस नीचे लिखना है क्यू माइनस चार्ज से उसका डिस्टेंस, बाकी 1/4 तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो सेम चीज अगर आप यूज करोगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁸ अपॉन 16 प्लस एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ अपॉन एक्स। ठीक है, सेम सिचुएशन को मैंने यूज करा है ना, सेम दोबारा नहीं निकाला है ना। आप दोनों का पोटेंशियल लिखोगे, दोनों का ऐड करोगे, इक्वल टू जीरो करोगे, तो ये रिलेशन पीछे से हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, और थोड़ा सा अगर हम इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 3x, तो यहाँ से आया 2x इक्वल टू 48, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एक रिजल्ट ये भी है, तो दो सिचुएशन है, दो तरीके से पॉसिबल है ना, जो एक लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पे दो पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, एक बिटवीन इन बिटवीन दिस चार्जेस और एक इस वाले साइड पे है ना, माइनस चार्ज की तरफ। तो हमने दोनों निकाल लिया, एक ये भी निकाल लिया हमने, और एक हमने ये भी निकाल लिया टेंशन के लिए। सो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो इट सेज अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मतलब क्या होता है कि जिसकी सारी साइड इक्वल है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ इतना 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, और आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो जरा देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हेक्सागन है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, और हर एक उस पे सेम चार्ज है, मान लेते हैं क्यू, क्यू जनरल अभी क्यू के लिए लिख देता हूँ, और हमें सेंटर पे निकालना है। अब देखो हेक्सागन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो हेक्सागन है तो हर एक साइड इक्वल होगी, मान लो ये साइड अगर ए है तो हर एक साइड ए के इक्वल होगी, तो जो आप इसके सेंटर से भी जब ये ज्वाइन करोगे ना, तो ये भी ए ही होता है, ठीक है, सारे डिस्टेंसेस ए ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है वो हर एक वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब उसका डिस्टेंस हर एक वर्टेक्स से क्या है, इक्वल है। तो अब देखो, अगर मुझे किसी भी एक चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखना हो ना, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज अगर मुझे लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये आया एक चार्ज की वजह से। अब ऐसे ऐसे टोटल कितने चार्जेस है, 6, और सभी का पोटेंशियल पॉजिटिव है, क्योंकि सारे चार्जेस एक पॉजिटिव है, अगर मान लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। आइडेंटिकल अगर चार्जेस है तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, या नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी नेट या वी टोटल, ये हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज देयर आर 6 चार्जेस इन टोटल, तो ये हो जाएगा 6q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए।
गॉट इट। ठीक है, सभी का ऐड होगा, स्केलर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो ज्यादा वेक्टर का तो कुछ दिमाग लगाना नहीं, सिंपल सबको ऐड कर देना। और क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, सारे एक ही तरीके के हैं, तो सिंपल आप, और सेम है इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो सिंपल 6 बार ऐड करोगे तो दैट इज इक्वल टू क्या, 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब बस जो क्वेश्चन में कहा गया वो वैल्यू पुट करते हैं। सो वी टी या वी नेट कितना हो गया, वी नेट हो गया एट द सेंटर, ये हो गया 6 इंटू चार्ज कितना, 5 इंटू 10 to the power -6, 5 माइक्रो कूलम कहा गया था, और 4 5 हो गया 9 इंटू 10 to the power 9, और साइड आई गेस कितनी थी, 10 सेंटीमीटर और वॉट, हाँ यार 10 सेंटीमीटर, तो साइड थी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, क्यू था 5 माइक्रो कूलम, और साइड थी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.1 मीटर, तो यहाँ नीचे कर देंगे 0.1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए अब, भाई ये नीचे तो 10 की पावर -2 आ गया, ये ऊपर जाएगा, तो ये इसको 9 को करके 7 कर देगा, और ये -1 हो गया, और ये 5 9 30, 30 इंटू 9 270 इंटू 10 to the power -10, सॉरी 270 इंटू 10 आ जाएगा फाइनल जो हमारे पास आया। दैट मीन्स ये फाइनल जो पोटेंशियल आया इट इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 to the power 1 2 3, 2.7 into 10 to the power 3 volt. This is the final potential at the center of the this regular hexagon. Now, now come to question number 3. So there are two charges, 2 microcoulomb and -2 microcoulomb, placed at a point A and B which is 6 centimeter apart. तो इसको देखकर आपको याद आना चाहिए क्या चीज, डाइपोल है ना, डाइपोल की तरह ये, तो हमारे पास दो चार्जेस हैं +2 और -2 माइक्रोकूलम जो कि 6 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है। तो एक तो आपको इस सिस्टम के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है, तो जरा देखते हैं। थर्ड, तो दो चार्जेस है ना, इक्वल अपोजिट ही है, क्यू और -क्यू मान लो, और यहाँ पे गिवन है, सॉरी दैट दिस क्यू इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, ठीक है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, ठीक है, जो कि मान लेते हैं कि अभी जनरली लिख लेते हैं इसको, ए से लिख देते हैं, अभी ए से सेपरेशन हो गया। वैसे ये जो सेपरेशन है ये कितना गिवन है, ए गिवन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 6 सेंटीमीटर, या सो इट इज 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ऐसा सरफेस जहाँ पे थ्रू आउट पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये भाई देखो, आप देखो दोनों चार्ज क्योंकि इक्वल अपोजिट है, तो अगर आप डिस्टेंस को भी बराबर कर दोगे भाई, पोटेंशियल प्लस की वजह से लिखोगे कहीं पे भी तो क्या होगा, Q/4πε0x, मान लो एक डिस्टेंस पे अगर लिख रहे हो, और माइनस की वजह से लिखोगे तो भी क्या होगा, Q/4πε0। अब दोनों अगर इक्वल करना है इनका मैग्नीट्यूड भाई, क्योंकि ये बस नेगेटिव साइन के साथ होगा, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल करना है तो ये भी डिस्टेंस x ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालोगे दोनों चार्ज से, तो वो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। अब इक्वल डिस्टेंस के सारे पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे तो जो प्लेन मिलेगा आपको वो कुछ ऐसा बिल्कुल बीच से ड्रॉ होने वाला एक ऐसा प्लेन होगा, जैसे कुछ इस तरीके से। इस प्लेन का जो हर एक पॉइंट है वो, उस पर पोटेंशियल कितना है, बेसिकली जीरो ही है, क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट हो गए, पोटेंशियल दोनों का नेट करके कितना आ गया, जीरो आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कैंसिल आउट हो गया, दोनों का जीरो आ जाएगा। तो इस पूरे प्लेन पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो के इक्वल होगा, और इक्व पोटेंशियल तो है क्योंकि सब पे जीरो ही है, तो सेम है पोटेंशियल। तो आपने इक्व पोटेंशियल सरफेस को जीरो पे सेट करा है, ऐसे सरफेस जिसपे पोटेंशियल जीरो है उसको इक्व पोटेंशियल सरफेस बनाया। तो कैसे लिखोगे, तो इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द line joining the charges
and passing through the midpoint of the line. सो जो ये लाइन है इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है और इसके लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये प्लेन जो है लाइन से परपेंडिकुलर है। तो ये दो प्रॉपर्टी से हम इसको, इस दो तरीकों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये दो बातें इसको पूरी तरह डिफाइन करती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। ठीक है, तो ये हो गया ए पार्ट। अब इसमें बी पार्ट पे कुछ कहा गया है। लेट्स सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो आपको डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अब देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी तो कुछ ऐसे जाएगी। ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दो बातें हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एक तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी और दूसरा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, जो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है इससे क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे आपको कहा गया है एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर और उस पर चार्ज इतना दे रखा है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इनसाइड द स्फीयर, आउट जस्ट आउटसाइड द स्फीयर और एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर तो देखो क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर है और हमें एक चीज पता है कि कंडक्टर के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया इनसाइड के लिए ई इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि इनसाइड तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा सरफेस पे पूछा गया है तो सरफेस पे वैल्यू पुट करते हैं। तो सरफेस पे रेडियस दे रखा है आई गेस 12 सेंटीमीटर और चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ और फिर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो शेल ऐसे बिहेव करता है कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है ना, ये पता है। या शेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, दोनों का बिहेवियर कैसा होता है, जैसे सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा है। तो सॉलिड स्फीयर का केस है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा Q/4πε0r स्क्वायर। क्यू की जगह क्यू की वैल्यू रखो, 1/4πε0 की जगह उसकी वैल्यू आ गई और आर जो कि 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में करोगे तो 0.12 का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना फाइनल आंसर आएगा। तो 0.12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 0.0144 है ना। 1.6 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ और फिर डिवाइड करना है 0.144, 0.0144। ओके, तो ये 1000, लेट मी राइट इट अगेन। सो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ फिर 9 इंटू 10⁻⁹, सो ये -7 है ना, अपॉन 0.12 का स्क्वायर। तो ये हो रहा है 10⁻3। इसको जब न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं तो इतना आ रहा है 1000 और बाकी है 10⁻²। ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 10⁵ न्यूटन पर कूलम, जिसमें चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड पार्ट क्या करा हुआ है, क्या कहा हुआ है, थर्ड पार्ट का हुआ है अब आउटसाइड पे निकालना, मतलब अब डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर जो कि इसके बाहर है। तो तरीका वही आपकी बार, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है इक्वल टू सेम क्यू अपॉन, बस ये कैपिटल आर की जगह आपकी बार स्मॉल आर ही आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, अपॉन
0.18 का स्क्वायर। आपके पास 0.18 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। सो करते हैं जरा डिवाइड। सो 1.6 इंटू 9, ये आप करोगे तो 14.4 आएगा। ओके, इंटू 10⁻² हो गया ये, अपॉन 0.18 का स्क्वायर हमें करना है। सो दिस इज 0.0324, और अब 14.4 को इससे डिवाइड करना है। 14.4 0.0324, so finally it will be equal to 0.4665, मतलब 0.47 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻²। यानी कि थोड़ा मैं अगर इसको और अच्छे से लिखूं तो जगह 4 साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब 4.67 एग्जैक्ट अगर लिखना चाहो, इंटू 10⁻1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों पार्ट के लिए हमने निकाल लिया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ये, तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें कैपेसिटेंस दे रखी है 8 पिको फेरेड, और ये बताना है अगर हमने इसके बीच के सेपरेशन को हाफ कर दिया और स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। प्लेट को हाफ कर दिया और डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। ठीक है, तो अभी जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है वो है 8 पिको फेरेड। हमने क्या करा, इसको डिस्टेंस को हाफ कर दिया है। अब जो नया डिस्टेंस इसका हाफ हो गया, और एक डाइलेक्ट्रिक लेकर आए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो देखो डिस्टेंस को हाफ करने से क्या फर्क पड़ता है, तो हमें पता होना चाहिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो पहली चीज, डिस्टेंस को हाफ करने से क्या होगा, डिस्टेंस को हाफ करने से कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, है ना। तो ये जो आप डिस्टेंस को हाफ करोगे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट है तो। और दूसरा ये पता है हमें कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हाफ हो गया, यहाँ से डबल हो गया, और यहाँ से 6 गुना हो गया। तो टोटल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 6 गुना 6 टाइम्स ये हो जाएगा, और ये हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और हाफ कर रहे हैं तो डबल कर देगा इसको। तो जो फाइनल जो कैपेसिटेंस बनेगा C, दैट विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स C नॉट। ये समझ में आया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया वैसे तो, और बस पुट कर दो। 12 इंटू C नॉट कितना, 8 पिको फेरेड, एंड दिस विल बी इक्वल टू 96 पिको फेरेड। दैट्स ऑल। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा है इसको भाई, ये चाहे डिपेंडेंस से डायरेक्ट देख लो तो बेटर है, मतलब तो आप दो दो बार फॉर्मूले लगाओगे, है ना। दो दो बार फॉर्मूले कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे C नॉट। अगर किसी को ये डायरेक्ट नहीं समझना है तो देखो इस तरीके से करा हमने, ये तो इसके इक्वल हो गया। अब जो C बनेगा वो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन D/2 कर दोगे। अब इस 2 को ऊपर ले जाओ तो 2K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ये तो बना। और ये तो ये वाली चीज है, ये C नॉट है, तो ये बना 2 इंटू K इंटू C नॉट, और K की वैल्यू 6 है तो 12 C नॉट बन गया। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद भी कुछ कहा है क्या क्वेश्चन में, हाँ नहीं बस ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। तो तीन कैलकुलेटर है, तीनों 9 पिको फेराड के सीरीज में कनेक्टेड है। तो एक तो टोटल कैलकुलेटर बताओ, तो 9 पिको फेराड के सीरीज में है। क्वेश्चन नंबर 6, 9 पिको फेराड के तीन कैपेसिटर सीरीज में है। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, जो कि हो गया 3/9, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो जो C इक्वलेंट आया वो आया 3 पिको फेरेड।
सी इक्वलेंट कितना है 3 पिको फैरेड। एक तो ये पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कहा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को 120 वोल्ट सप्लाई से हम कनेक्ट कर देंगे, जो ये तीन सब कैपेसिटर का जो ये नेटवर्क है, ये इसको अगर 120 वोल्ट के सप्लाई से हम कनेक्ट कर देंगे, 120 वोल्ट सप्लाई से, तो बताओ व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो देखो, क्योंकि सीरीज में है तो सब पे चार्ज तो सेम होगा, सबका कैपेसिटेंस भी सेम है, तो वी नो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी होता है, तो सब पे वोल्टेज भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और दूसरी चीज हमें पता है इन सारे वोल्टेज को जोड़ोगे किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग तो वो 120 के बराबर आना चाहिए। दैट मीन्स V प्लस V प्लस V विच इज इक्वल टू 3V, इट शुड बी इक्वल टू 120। तो यहाँ से V कितना आ गया, एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया वो आ गया 120/3, दैट इज 40 वोल्ट। क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस सेम थी तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। और तीनों सीरीज में है तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दोगे, विच विल बी इक्वल टू 3V, इट शुड बी इक्वल टू 120 द EMF और द पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे कहा गया है तीन कैपेसिटर हैं, 2, 3 और 4 पिको फेरेड के, इनको पैरेलल में कनेक्ट करा है। ठीक है, तो 2, 3 और 4 पिको फेरेड के तीन कैपेसिटर हैं, और पहले तो टोटल कैपेसिटेंस ही निकालना है। सो 2, 3 और 4, तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करा है। तो पैरेलल में तो और आसान है, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल में अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो जस्ट तीनों को ऐड कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 पिको फेरेड। तो 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, तो ओवरऑल ये हो गया 9 पिको फेरेड। नो व्हाट नेक्स्ट, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। तो अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करा, मतलब ये जो नेटवर्क है इसमें तीन कैपेसिटर है, एक ये हो गया, एक मान लो ये हो गया, और एक ये हो गया, और इसको अगर हमने 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया ये, तो हर एक पे चार्ज बताना है। अब देखो क्योंकि 100 वोल्ट सप्लाई है और ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो हर एक पे वोल्टेज तो 100 वोल्ट ही रहेगी, और इंडिविजुअली हमें कैपेसिटेंस पता ही है, तो जरा निकाल लेते हैं भाई। इसके अक्रॉस मान लेते हैं ये V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस मान लेते हैं V2 है, सॉरी वोल्टेज नहीं, चार्ज Q1 Q2 और Q3 ये मान लेते हैं। तो देखो Q1 की जगह क्या लिखेंगे, Q1 कैसे निकालेंगे, Q1 होगा C1 इंटू V, वोल्टेज तो सब में 100 ही है, तो C1 कितना है 2 पिको फेरेड इंटू 100, तो ये हो गया 200 पिको वोल्ट, पिको कूलम, सॉरी चार्ज है ना, 200 पिको कूलम। उसी तरह Q2 कितना हो जाएगा C2 इंटू V, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सब में सेम ही है, ये हो जाएगा 3 पिको फेरेड इंटू 100, तो ये हो गया, वोल्ट है ना 100 वोल्ट है, तो ये हो गया 300 पिको कूलम। एंड सिमिलरली वी कैन से दैट दिस Q3 is equal to C3 into V, which is nothing but 4 picofarad into 100 volt, which will be equal to 400 picocoulomb. So this पैरेलल कॉम्बिनेशन डील करना वो थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है पूरे हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इना पैरेलल अगेन एक और क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सॉरी इना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पैरेलल प्लेट है, तो उसमें एयर फील्ड है और हर एक प्लेट का जो एरिया है वो 6 इंटू 10⁻³ है। सो व्हाट वी हैव, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं, तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, डिस्टेंस दे रखा है 3 mm, तो एक तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है, पहले ये निकाल लेते हैं। डिस्टेंस है 3 mm, तो बताओ जरा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया होता है 6 इंटू एरिया दे रखा है
6 इंटू 10⁻³ और डी दे रखा 3 मिलीमीटर का मतलब होगा 10⁻³ यहाँ से सॉल्व करके ये निकालना है। तो 3 2 ज़ा 6 तो सिंपल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 85 का डबल हो गया 170 तो 17.7 हो गया ये बेसिकली इंटू 10⁻, ये -3 से -3 पावर भी गई -12 इतना फेरेड, यानी कि 17.7 पीको फेरेड लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये आया है कैपेसिटेंस। अब आगे भी कुछ कहा गया, जरा वो भी देख लेते हैं। लेट मी ड्रॉ द लाइन फर्स्ट। बाकी जरा देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है। सो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, ये तो हो गया। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो अगेन यही कहा गया, अगर इसको हम 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करें, इफ वी इज 100 वोल्ट, तो चार्ज कितना होगा। तो सिंपल है, चार्ज होता है सी इंटू वी। कैपेसिटेंस आया 17.7 पीको फेरेड इंटू 100, सो ये हो जाएगा वोल्ट। अब इसको पीको से हटा सकते हैं हम, और चाहो तो इसको नैनो में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, पीको का मतलब भी तो क्या होता है 10⁻⁻3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1.77 इंटू 10⁻⁻1, सॉरी इंटू 10 आएगा ना, और ये दो उधर है तो 10⁻3 हो जाएगा, और ऐसे 10⁻³ नैनो कुलम, और इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली है ना, ये बस मैंने कन्वर्ट करने के लिए करा 1.77 नैनो कुलम। सो ये आ गया इतना चार्ज। मैंने क्या करा, मैंने पीको को नैनो में कन्वर्ट करा, तो एक पीको में 10⁻³ नैनो होंगे, तो वो चीज यूज करके ये मैंने निकाला। बाकी आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, let's see. Yeah. So it says explain what happened if this in the calculator given in exercise 2.8 a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant this were to be inserted। तो अगर हम और एक बार बैटरी कनेक्ट करके इंसर्ट कर रहे हैं और एक बार डिस्कनेक्ट करके इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपकी बार बार डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ध्यान रखो कितना है 6 है, और 3 मिलीमीटर है, उसका थिकनेस भी 3 मिलीमीटर ही था, मतलब कंप्लीट इंसर्शन कर रहे हैं। ये भी तो 3 मिलीमीटर था, इसका मतलब क्या है कंप्लीट इंसर्शन है, कंप्लीटली इंसर्ट हो जाएगी। तो एक बार, और के की वैल्यू दे रखी है 6। तो देखो, चाहे विद बैटरी करो चाहे विदाउट बैटरी करो, कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो जाएगा जो पहले था। दैट मीन 6 इंटू पहले कितना था, पहले कितना निकाला 17.7 पिको फेरेड, 17.7 pico farad. So this will be equal to 7 6 42 4 carry 46 4 carry 106 pico farad हो गया। मतलब ये हो गया 1.06 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड। ओके, तो इतना आया कैपेसिटेंस, चाहे आप बैटरी के साथ करो चाहे बैटरी के बिना करो। अब बैटरी के साथ और बिना क्या फर्क पड़ेगा, जरा वो देख लेते हैं। तो अगर पहले कौन सा पार्ट दे रखा है, चलो मैं जनरली लिख देता हूँ ना, बाकी जो भी दे रखा। अगर मान लो विद बैटरी कर रहे हैं, बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट नहीं करा है, सो इन दैट केस जो आपका वोल्टेज होगा वो तो 100 वोल्ट ही रहेगा। 100 वोल्ट की बैटरी थी ना, हाँ 100 वोल्ट की बैटरी थी, और ये चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा सी इंटू वी, तो वो हो जाएगा ये 1.06 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 100। चलो लेट मी राइट इट इन अ बेटर वे, इंटू 100। सो फाइनली हो गया 1.06 इंटू 10⁻⁻8 किलो। तो इतना चार्ज और इतना पोटेंशियल हो गया। अब अगर हम विदाउट बैटरी करें, मतलब बैटरी को हटा दे और फिर उसके बाद
ये करें तो कैपेसिटेंस तो देखो उतना ही होगा, बट अब की बार क्या रहेगा, अब की बार चार्ज कांस्टेंट रहेगा। जितना चार्ज पहले था डाइलेक्ट्रिक से पहले उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। तो डाइलेक्ट्रिक से पहले चार्ज कितना था, डाइलेक्ट्रिक से पहले चार्ज था 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये हो जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज इतना ही रहेगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो वोल्टेज क्या होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो जरा वो देख लेते हैं, चार्ज कितना है 1.77 इंटू 10⁻⁹ और कैपेसिटेंस कितना है 1.06 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हमें करना है 17.7 को डिवाइड 1.06 से। तो जरा करते हैं 17.7 को डिवाइड करते हैं 1.06 से, तो ये आएगा 17.18। तो फाइनल जो ये वोल्टेज बनी, ये बनी 17.18 वोल्ट। ठीक है, फाइनल इतना हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Yeah. So a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery supply. How much energy is stored in the capacitor? So one of the easiest question है भाई, आपको बैटरी कैपेसिटेंस दे रखा है 12 पिकोफैराड और पोटेंशियल दे रखा है 50 वोल्ट। एनर्जी पूछी गई 12 पिकोफैराड और 50 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस है 12 पिकोफैराड और वोल्टेज है 50 वोल्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ इंटू C which is 12 into 10⁻⁻12 pico into 50 का स्क्वायर। तो 2 से ये खत्म हो गया 6 और 6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये कितना हो जाएगा 2500 और ये 2 जीरो से 10 हो गया और ये 25 6 जा 150। हाँ यस 150 इंटू 10⁻⁻10 इतना जूल आया, मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। बस डन। ये तो हमसे पूछा गया था कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो इट सेज दैट वी हैव अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर जो कि 200 वोल्ट से सप्लाई से कनेक्टेड है, और इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसको दूसरे 600 पिकोफैराड कैपेसिटर से लगाते हैं। तो बताओ कितना एनर्जी का लॉस हुआ पूरे प्रोसेस में। तो पहले हमारे पास एक 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है वो जो कि 200 वोल्ट से कनेक्टेड है, और फिर उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं जो कि खुद 600 पिकोफैराड का ही, 600 पिकोफैराड का ही। तो सिचुएशन ये है कि पहले हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब ये चार्ज हो गया तो फिर हमने इस कैपेसिटर को निकाला और इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बताओ इस पूरे प्रोसेस में कितना एनर्जी का लॉस होगा। तो पहले देखो इनिशियल एनर्जी लिखते हैं। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ कैपेसिटेंस जो थी उसकी इंटू V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और अब देखो फाइनल है ना, पहले एक्सप्रेशन बना देते हैं फिर वैल्यू पुट करेंगे ना। बाकी मैं साइड में वैल्यू लिख देता हूँ। भाई कैपेसिटेंस तो दे रखी है 600 पिकोफैराड और जो आपका ये है वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट है ना, बाकी अभी देख लेंगे है ना। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कैप C हो गया, ये भी हो गया। अब की बात जो इसको कनेक्ट करा है वो सेम ही कैपेसिटर से करा है, दोनों CC है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, हमने एक कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट करा था, वही यहाँ पे यूज होगा। भाई देखो ये चार्ज है पूरी तरह से, एक कैपेसिटर ऊपर वाला है ना, ये चार्ज है, इसको इस अनचार्ज से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से यहाँ देखो इसको देखो ध्यान से, इसको देखो भाई, इस वाले से टर्मिनल से इस वाले ये कंडक्टर है ना दोनों, और ये कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन है। याद करो ये केस पढ़ा था ना, दो कंडक्टर है और बीच में एक वायर से ज्वाइन है देखो, और ऐसे यहाँ पे बनना है। तो करंट का फ्लो या चार्जिंग इस दूसरे कैपेसिटर की कब तक होगी, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। देखो जरा ध्यान से भाई, एक कंडक्टर ये रहा, एक कंडक्टर ये रहा, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर रखा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो तब तक चार्ज का फ्लो होगा। तो फाइनली जब चार्ज का फ्लो कब स्टॉप हो जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। दैट मीन जो पोटेंशियल ऊपर वाले का होगा वही नीचे वाले का होगा। और क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस भी सेम है तो दोनों का चार्ज
भी सेम स्टोर होगा, पोटेंशियल भी सेम होगा, और दोनों पे जो चार्ज स्टोर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो मान लेते हैं ऊपर वाले पे चार्ज अगर, अब देखो जरा, भाई मान लो इस पर टोटल चार्ज था क्यू। अब क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज जाना है, तो अगर इस पे क्यू बाय टू जाएगा तो इस पे भी तो क्यू बाय टू जाएगा, सेम जाना है, दो पार्ट में तोड़ना है, मतलब क्यू चार्ज को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो क्यू बाय टू हो जाएगा। और अगर क्यू बाय टू होगा तो वोल्टेज भी वी बाय टू और वी बाय टू हो जाएगी। बस समझ में आ रही, वी बाय टू जितना पोटेंशियल इनिशियली इसका, इनिशियली सिचुएशन में ऊपर वाले कैपेसिटर का वोल्टेज था वी और नीचे वाले का था जीरो, बट जब दोनों का आपने आपस में कनेक्ट कर दिया, चार्ज का फ्लो होगा, तो ऊपर वाले का जब फाइनल इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो पोटेंशियल जो इनकी हो जाएगी, वोल्टेज वो हो जाएगी वी बाय टू और चार्ज हो जाएगा क्यू बाय टू। अब चाहे तो चार्ज का फॉर्मूला लगा लो, चाहे वोल्टेज का। तो अब देखो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो एक तो दोनों कैपेसिटर है, तो एक की वजह से निकालोगे और फिर दूसरे की वजह से भी निकालोगे और दोनों को ऐड करोगे, तो डायरेक्ट डबल कर दूं और एक की वजह से लिख दूं हाफ सी वी बाय टू का स्क्वायर। ठीक है, हाफ से टू कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, ये बना 1/4 सी वी स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस जो हमसे पूछा गया, एनर्जी लॉस वो हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर माइनस 1/4 सी वी स्क्वायर। तो फाइनली कितना है, ये आ जाएगा 1/4 सी वी स्क्वायर, जो फाइनल एनर्जी का लॉस हुआ है। अब बस इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो एनर्जी का जो लॉस आया वो आया 1/4 सी वी स्क्वायर। ओके, तो ये सी कितना है, 600 पिको फेरेड, और वोल्टेज कितना है 200, 200 का स्क्वायर करेंगे, तो करो भाई 1/4 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ये 4 से 4 खत्म, और ये हो जाएगा, ये दो जीरो यहाँ पे दो, ये इसको 10 कर देंगे और ये 4, तो -6 बचेगा, तो 6 पीको या 6, सॉरी पीको नहीं माइक्रो, 6 माइक्रो जूल, इतना एनर्जी का लॉस होगा ओवरऑल। ठीक है, सो so this was the last question. So that's all for this video. Thank you so much. Rest, if you have any doubt, then you can leave it in the comment section. And for further videos, stay tuned.